Bismillahirrahmanirrahim. Respected aspirants, Assalamu alaikum. Respected lawyers, brothers and sisters. आज मैं आपको कानून शहादत ऑर्डर जो है उसका एक इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू दूंगा और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस लेक्चर के बाद कानून शहादत ऑर्डर अगर किसी को मुश्किल लगता है तो उसको उतना ही आसान लगेगा। इसके पीछे मेरी कई माह की मेहनत है, लेकिन मैं इंशाल्लाह उस मेहनत को जो है वो सिर्फ 15 से 20 मिनट में जल्द अज जल्द मैं उसको जो है वो आपके सामने रखूँगा और उसके बाद कानून शहादत ऑर्डर के बारे में आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स दूर होंगी और बीइंग अ प्रैक्टिसिंग लॉयर और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके लिए ये बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल होगा। और इस लेक्चर के बाद आप में एक इंटरेस्ट डेवलप होगा कि आप कानून शहादत खुद से पढ़ सकें और ख़ुद से उसको जो है वो समझ सकें। अपने प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मुल्तान से एक वकील साहब हैं, शहबाज साहब, आई एम हाईली थैंकफुल कि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए कि मुझे वापस आना चाहिए और लोगों के लिए जो है वो मज़ीद लेक्चर जो हैं वो रिकॉर्ड करने चाहिए। Respected lawyers, respected brothers and sisters, respected aspirants, कानून शहादत ऑर्डर का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है, वेरी बेसिक ऑब्जेक्टिव, एक ऐसा ऑब्जेक्टिव कि कानून शहादत ऑर्डर की हर प्रोविजन, कानून शहादत ऑर्डर का हर प्रिंसिपल उस बेसिक ऑब्जेक्टिव के साथ जुड़ा है। अगर बीइंग लॉ ऑफ स्टूडेंट मुझे उस बेसिक ऑब्जेक्टिव का इल्म हो तो ट्रायल की किसी भी स्टेज पे कानून शहादत ऑर्डर की किसी भी प्रोविजन को, किसी भी प्रिंसिपल को इन द राइट वे एंड इन द राइट डायरेक्शन अप्लाई करने में बड़ी आसानी रहेगी। तो मैं अपनी इस लेक्चर का जो आगाज़ है वो मैं उसी ऑब्जेक्टिव से ही करता हूँ। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, अगर मैं बात करूं सीआरपीसी की, तो उसमें कई ऐसी प्रोविजंस हैं जो लॉ ऑफ एविडेंस से डील करती हैं। फॉर एग्जांपल सेक्शन 353 टू सेक्शन 365 डील विद द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस इन क्रिमिनल केसेस। सेक्शन 509 टू सेक्शन 513 डील विद स्पेशल rules of evidence in criminal cases. Section 558 deals with the language of recording of evidence in criminal cases. Similarly, there are so many provisions in the civil law dealing with the law of evidence. For example, section 137 and 138 deals with the language of recording of evidence in civil cases. Order 7, Rule 14, Order 13 deals with the mode and mechanism and timing of production of documentary evidence in civil cases. Order 18 deals with the recording of evidence in civil cases. अब मैंने ये सारी एग्जाम्पल आपके सामने इसलिए रखी हैं कि मैं फ़र्क करना चाहता हूँ दो टर्म्स के दरमियान, एक लॉ ऑफ एविडेंस और दूसरी जो है वो कानून शहादत ऑर्डर। इनफैक्ट लॉ ऑफ एविडेंस इज अ वाइडर टर्म। कानून शहादत ऑर्डर इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लॉ ऑफ एविडेंस, रेदर इट इज द पार्ट ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस, पार्ट ऑफ एविडेंस। इट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव, कानून शहादत ऑर्डर इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लॉ ऑफ एविडेंस। अब मैंने ये फर्क क्यों किया, इन दो टर्म्स के दरमियान मैंने आपके सामने फर्क क्यों रखा है? इसलिए रखा है कि जब मैं ये कहता हूं द ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ कानून शहादत ऑर्डर इज टू ब्रिंग द एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ एविडेंस इन कंफर्मिटी विद द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम, तो ये ऑब्जेक्टिव है कानून शहादत ऑर्डर का, लेकिन it is not the basic objective of कानून शहादत order. It is not the basic objective of the कानून शहादत order as being law of evidence. So, query is, then what is that basic objective connected with each provision of the कानून शहादत order? I explain with the help of an example. Suppose there is a trial and there are two parties in that trial and each party is wishing to adduce the evidence. Suppose
in that trial there is no law of evidence, there is no कानून शहादत order. In such a situation, each party will be at liberty to produce whatever that party wishes to produce as evidence, and consequences of that will be there will be no end of that trial in near future due to production of bulk of data, irrelevant data by the both parties for the decision of the case. So far, so if trial is concluded, it will not humanly possible for the judge to appreciate the whole bulk of data produced by the parties for decision of the case to reach the truth. It will not possible for the judge to separate the grain from the chaff in order to dig out the truth. So, from this example, I conclude the very basic and the foremost objective of the Kanun-e-Shahadat order, and that is to decide a controversy expeditiously by restraining the parties as to evidence, as to data proposed by them to be produced before the judge for decision of their case. It is the basic objective of the Kanun-e-Shahadat order. Acha, if it is the objective of Kanun-e-Shahadat order that to decide a controversy expeditiously, how this objective is actually achieved, I again explain with the help of the same example. Suppose there is a trial and there are two parties. Each party is willing to adduce evidence. Suppose this time law of evidence is there, Kanun-e-Shahadat order is there. How that objective is achieved? Kanun-e-Shahadat order puts a filter on the both side of each parties so that only and only the most relevant and the most authentic data should be reached to the judge for decision. And that filter is in fact collection of certain principles collectively called law of evidence. अब क्यूरी है कि वो क्या प्रिंसिपल्स हैं जिसके थ्रू वो ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव होता है. लेट मी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. मैंने बड़ी मेहनत के साथ एक डायग्राम, एक स्लाइड बनाई है, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. आपने ना इस चीज़ से नहीं परेशान होना कि ये कहाँ लिखा है क्या है, ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा ये फाइनलाइज करके ना. सिर्फ आप फोकस करें लिसनिंग के ऊपर, जो मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर आप जो है वो फोकस करें. Respected aspirants, there are three stages, there are three principles in the Kanun-e-Shahadat order. Whole Kanun-e-Shahadat is covered by these three stages, these three principles. The first one is the relevancy, second admissibility, and third the appreciation. Relevancy means relevancy of the facts, admissibility means admissibility of evidence, and appreciation means appreciation of matter. At later stage, I will make a difference between evidence and the term matter. However, presently focus on these 3 points. Even these 3 stages have a specific sequence. Firstly, relevancy, thereafter admissibility, and thereafter appreciation. Even they have a specific timing for their applicability. The admissibility will come into play only when relevancy will come to an end, and appreciation will come into play when admissibility will come to an end. So there are 3 stages covering the whole Kanun-e-Shahadat order, that is relevancy of fact, admissibility of evidence, and appreciation of matter. Respected aspirants, remember, relevancy, admissibility, and appreciation are not individual topics. No individual provision of Kanun-e-Shahadat order deals with these topics. In fact, whole Kanun-e-Shahadat order collectively covers all these 3 stages of Kanun-e-Shahadat order. Inshallah, in coming phase, I will explain these stages. Respected aspirants, मैंने आपको बताया कि ये 3 stages हैं और इनका एक sequence है. Even जो provisions हैं
कानून शहादत ऑर्डर की इन स्टेजेस के मुताबिक उनका भी सीक्वेंस है। अगर मैं प्रीवियस लॉ की बात करूं, लॉ ऑफ एविडेंस की, तो उसमें जो सेक्शन 5 to 55 था वो डील करता था रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट से, और उसके बाद सेक्शन 56 to 167 डील्स करता था एडमिजिबिलिटी के साथ, और जो एक आधी प्रोविजन थी वो डील करती थी अप्रिसिएशन के साथ। मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा कि देयर इज हार्डली एनी प्रोविजन डीलिंग विद द अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस इन कानून शहादत ऑर्डर because appreciation is all about judicial wisdom. A judge cannot be dictated for decision of a case in a specific direction. Anyhow, मैं इसको आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा। जो प्रीवियस लॉ था उसमें एक सीक्वेंस था सेक्शंस का, और इट इज written somewhere that while promulgating कानून शहादत ऑर्डर, it is best known to legislation why the order of these section has been changed. कानून शहादत ऑर्डर में ये सीक्वेंस जो है उसको आगे पीछे किया गया है, लेकिन उसकी रीजन नहीं पता। एनी अगर इन्हीं सेक्शंस का कानून शहादत ऑर्डर के साथ कंपैरिजन किया जाए तो आर्टिकल 19 to 69 जो है वो डील करता है किसके साथ, वो करता है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के साथ, और रिमेनिंग जितनी प्रोविजंस है वो डील करती हैं एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस के साथ। इंशाल्लाह मैं आगे चल के इनको जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, मैंने बताया इन 3 स्टेजेस का एक सीक्वेंस है। मैंने बताया जो प्रोविजंस हैं कानून शहादत ऑर्डर्स की उनका भी एक सीक्वेंस है। इवन जो डेफिनेशंस हैं दी कानून शहादत ऑर्डर में उनका भी एक सीक्वेंस है, और उनमें से हर डेफिनेशन इन 3 स्टेजेस में से किसी एक स्टेज के साथ कनेक्ट करती हैं। ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर रेलिवेंसी का कॉन्सेप्ट देखना है तो उसके लिए हमें फैक्ट इन इशू रेलिवेंट फैक्ट को देखना होगा। अगर हमें एडमिसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखना है तो एविडेंस को देखना होगा, एविडेंस की डेफिनेशन को देखनी होगी। और अगर एप्रिसिएशन का हमें कॉन्सेप्ट देखना है तो हमें देखना होगा फैक्ट प्रूव, फैक्ट डिसप्रूव, फैक्ट नॉट प्रूव और प्रिजम्पशन। मजे की बात आपको बताऊं, कानून शहादत ऑर्डर का जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, डेफिनेशन क्लॉज है, उसके अलावा बाकी जितनी भी प्रोविजंस हैं वो ये तो बताती हैं कि कब एक फैक्ट रेलिवेंट होगा, कब नहीं होगा, कब एविडेंस एडमिसिबल होगा, कब नहीं होगा, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट नहीं बताती। डेफिनेशन क्लॉज के अलावा बाकी जितनी भी प्रोविजंस है वो ऐसे ही हैं जैसे CARPC का शेड्यूल 2 है, वहां से निकाल के हम ये देख लेते हैं कि ये ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। सिमिलरली कानून शहादत ऑर्डर की कोई ऐसी एक प्रोविजन के अलावा कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है जो इन 3 स्टेजेस को एक्सप्लेन करती हो, और वो एक प्रोविजन जो इनको एक्सप्लेन करती है वो डेफिनेशंस ही हैं। ये जो मैंने डेफिनेशंस लिखी हैं, जब मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा तो ये स्टेजेस, ये कॉन्सेप्ट कानून शहादत ऑर्डर के खुद ब खुद जो है वो क्लियर होते चले जाएंगे। तो बेसिकली मैंने अपना लेक्चर ख़त्म कर दिया है। आपको एक ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट देके कानून शहादत ऑर्डर का, अब मैंने सिर्फ इन टर्म्स को, इन स्टेजेस को 1 by 1 एक्सप्लेन करना है, रेलिवेंसी को, एडमिसिबिलिटी को और एप्रिसिएशन को। और उसके लिए सबसे पहले हम रेलिवेंसी पे चलते हैं। तो उसके लिए मेरे पास जो है वो 3 चीज़ें हैं, फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फैक्ट की। हमें बड़ी अच्छी तरह से जो है वो पता, आप सबको पता है कि फिजिकल फैक्ट्स होते हैं और साइकोलॉजिकल या इंटरनल फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। और फिजिकल फैक्ट्स क्या होते हैं? एनीथिंग, फोकस कीजिएगा इस बात के ऊपर, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय बॉडीली सेंसेस, जैसे विजन, टच, टेस्ट, हियर, स्मेल। और ऑन द अदर हैंड any mental condition of which any person is conscious, that is called psychological fact, जैसे मोटिव, इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, मेलाफाइडी, डिसऑनेस्टी, ये जो चीज़ें, ये हो गया। अच्छा, फोकस करूंगा फिर किसके ऊपर? एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग के ऊपर ना, इसके ऊपर फोकस करूंगा क्योंकि आगे मेरी प्रेजेंटेशन इसी के ऊपर जो है वो बेस करनी है। अब मैं इसको इनोवेटिव वे में, इंटरेस्टिंग एंड इनोवेटिव वे में इसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। देखिए,
एक आपके सामने सीन है जिसमें ए इज अक्यूज ऑफ किलिंग शूटिंग बी, ठीक है। अब जरा आप गौर कीजिएगा, उस डेफिनेशन को सामने रखिएगा, एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग, इसको सामने रखते हुए ये accuse anything, so it is a fact. If person or disease anything, so it is a fact. Anything, so it is a fact. Witness anything, so it is a fact. Tree anything, so it is a fact. It was a pre-planned murder and accused did it in connivance with another person. It is a relation of thing. As it is a relation of thing, so it is a fact. The accused was behind a wall when he fired. It is a state of things, so it is a fact. It is a fact. Witness was near the tree, so it is a state of things, so it is a fact. Accused fired. Accused fired. A fired B. It is a fact. He fired from a specific distance. It is a state of things, so it is a fact. The witness saw the occurrence. That is also a state of things, so it is also a fact. And it was a daylight occurrence, so it is a state of things, so it is also a fact. अब मैंने ये जितनी भी चीजें आपके सामने रखी हैं, ये फैक्ट्स रखे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? फैक्ट्स हैं। लेकिन इनमें से कुछ फैक्ट्स जो हैं वो फैक्ट इन इशू हैं, इनमें से कुछ फैक्ट्स रेलिवेंट फैक्ट्स हैं, इनमें से कुछ फैक्ट्स जो हैं अमाउंटिंग टू एविडेंस है। अगर मुझे इनके दरमियान डिफरेंशिएशन करनी आ जाए, डिफरेंस करना आ जाए, मुझे पता हो कौन सा फैक्ट इन इशू है, कौन सा रेलिवेंट फैक्ट है, कौन सा फैक्ट जो है वो एविडेंस में आएगा, तो कानून शहादत ऑर्डर को समझना और भी आसान हो जाएगा। सो अब मैं अपने आने वाले फेज में आपके सामने जो है इनको इन फैक्ट्स में से मैं डिफरेंशिएट करूंगा, सेपरेट करूंगा, किसको? फैक्ट इन इश्यूज को, रेलिवेंट फैक्ट्स को और एविडेंस को। अब फैक्ट इन इशू क्या है, ये भी आपको जो है वो पता है नहीं, हूं मैं बता देता हूँ। फैक्ट इन इशू क्या है? अ फैक्ट asserted by one party and denied by the other party, number one. और second condition क्या है? Further, that fact suggests the existence, non-existence, nature, extent of some right, liability or disability. ये कहता है कि दो कंडीशंस हैं एक फैक्ट को फैक्ट इन इशू कहने के लिए। एक ये है कि वो एक पार्टी उसको असर्ट कर रही हो और दूसरी पार्टी उसको डिनाई कर रही हो, और दूसरी कंडीशन ये है कि उस फैक्ट के प्रूफ उसका प्रूफ जो है उस पर डिपेंड कर रहा हो क्या? एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट ऑफ सम राइट, लायबिलिटी और डिसेबिलिटी। आपको मुश्किल लग रहा है, मैं इसको इजी कर देता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ ये चीजें जो है वो क्लियर कर देता हूं। देखिए, एक सब्सटेंटिव लॉ होता है जो के पार्टीज के दरमियान राइट्स एंड लायबिलिटीज को सेटल करता है। जब वो राइट्स एंड लायबिलिटीज जो हैं वो उनके दरमियान डिस्प्यूटेड हो जाती हैं, तो वो पार्टी जो हैं वो कहाँ आ जाती हैं? कोर्ट के अंदर आ जाती हैं। और कोर्ट जब उनका डिसीजन करता है तो जो एक प्रोसीजरल या एडजेक्टिव लॉ है वो कोर्ट को असिस्ट करता है in determining that right or liability is declared by some substantive law. Maslan, PPC is a substantive law and section 300 and section 302 set the liability of an accused to be punished with death or imprisonment for life in case of qatl-e-aamd. ठीक है, ये इस सब्सटेंटिव लॉ हो गया। अब अगर एक मर्डर ट्रायल आ जाता है तो उसमें अब कोर्ट के सामने क्या चीज होगी कि वेदर द अक्यूज इज लायबल टू बी पनिश्ड और नॉट, एक लायबिलिटी है ना। अब देखिए, मैं कहता हूं एक मर्डर है, मर्डर में क्या है कि ए इज अक्यूज ऑफ किलिंग बी।
या एक्ट ऑफ काजिंग डेथ ऑफ बी। अब अगर आप कत्ले अमद की डेफिनेशन को सामने रखें, मेंजरिया और एक्टसरिया को सामने रखें, आप मुझे बताइए अगर अगर एक्ट ऑफ काजिंग डेथ बाय ए ऑफ बी इज नॉट प्रूव, ये एक फैक्ट है ना, नॉट प्रूव्ड, क्या उसको सजा हो जाएगी? नहीं होगी। सो I can say that the act of causing of death is a fact in issue because a liability to be punished is dependent upon the existence of that fact। अब जरा इस डेफिनेशन को और जो मैंने कहा इसको सामने रखिए तो आपको ये फैक्ट इन इशू की मुकम्मल तौर पे जो है वो समझ आ जानी चाहिए। डन, समझ आ गई आपको? दोबारा बताता हूं कि अगर ये साबित होगा कि ए ने बी को मारा है, ए इज एक्यूज ऑफ किलिंग बी, ए एक्ट ऑफ काजिंग डेथ ऑफ बी, तो तभी उसको सजा होगी ना, ए को तभी सजा होगी ना। तो इट मीन्स द लायबिलिटी ऑफ ए टू बी पनिश्ड इज डिपेंडेंट अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट दैट इज एक्ट ऑफ काजिंग डेथ। सो आई कैन इजीली से एड as per definition of the fact in issue, act of causing of death is a fact in issue। Done। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो हो गया ना एग्जिस्टेंस के बारे में। अब मैं एक और एग्जांपल आपके सामने जो है वो मैं आपके सामने जो है वो मैं रखता हूँ। फर्ज कीजिए another fact is intention। Another fact is intention। If that fact intention is not proved, हमें पता है वो कत्ले अमद का एक इंग्रेडिएंट है, अगर नहीं प्रूव होगा तो वो कत्ले अमद की उसको सजा नहीं होगी। So we can say that fact intention is also a fact in issue because the existence of liability of the accused to be punished is dependent upon that fact, that is intention। So I can easily say that fact intention is a fact in issue। अच्छा, अब आप देखिए, suppose fact intention is not proved, but other ingredients of कत्ले अमद are proved, that is act of causing of death and other ingredients। Suppose if so कि इंटेंशन नहीं साबित हुई, बाकी सारे फैक्ट्स जो हैं फैक्ट इन इश्यूज हैं वो साबित हो गए हैं, तो अब क्या होगा? एक्यूज विल बी पनिश्ड फॉर अ कत्ल अदर देन कत्ले अमद, अदर देन दैट माइट बी अ कत्ले बिस्बाब, कत्ले खता, उसके लिए उसको सजा हो सकती है। लेकिन चूंकि इंटेंशन प्रूव नहीं हुई तो कैन देखिए यहाँ पे नेचर ऑफ लायबिलिटी इज चेंज। पहले उसको सजा होनी थी कत्ले अमद में, लेकिन चूंकि इंटेंशन प्रूव नहीं हो रही तो अब नेचर ऑफ लायबिलिटी चेंज हो गई। सो आई कैन से दैट देन as the nature of liability of an accused to be punished is dependent upon a fact, that is a fact intention, so I can say fact intention is a fact in issue। यानी पहले तो मैंने एग्जिस्टेंस के हवाले से इंटेंशन की मिसाल दी थी, अब मैंने नेचर के हवाले से आपको जो है उसकी मिसाल दे दी। अच्छा, फिर देखिए एक और बात देखिए, फर्ज करें कि एक्ट ऑफ काजिंग डेथ एस्टेब्लिश हो गया लेकिन इंटेंशन एस्टेब्लिश नहीं हुई इंसेंट, तो ऐसे में उसकी जो लायबिलिटी टू बी पनिश्ड है वो मैक्सिमम पनिश तो कत्ले अहमद की ही थी, लेकिन अब उसको किसी और कत्ल की सजा मिलेगी, तो लिहाजा उसकी जो पनिशमेंट लायबिलिटी की एक्सटेंट है, क्वांटम है, वो चेंज हो गया। तो मैं कहूँगा एज द क्वांटम, द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी of an accused to be punished is dependent upon the proof of a fact, that is intention। So once again I can easily say that intention is a fact in issue। तो ये मैंने आपके सामने जो है वो एग्जाम्पल्स रखी हैं किसकी। अच्छा, इसी तरह देखिए, it is the version of the accused that I am on sound mind।
अब मुझे बताइए, अगर ये चीज़ इस्टेब्लिश हो जाती है कि ही एक्यूज वाज अनसाउंड माइंड, तो क्या उसको उसको सजा होगी? नहीं होगी। तो आई कैन इजीली से एज द as the existence or is dependent existence of a disability, existence of some right or liability is dependent upon the fact, and that is unsound mindedness. So I can easily say that fact, disability, unsound mindedness, or being below the age of 7 is a facting issue. So I once again I have explained आपके सामने कि हर वो फैक्ट जो कि किसी राइट और लायबिलिटी को टच करे उसको क्या कहते हैं, उसको फैक्टिंग इशू कहते हैं। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ये थी फैक्टिंग इशू की डेफिनेशन। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा जो है वो और बताना चाहूँगा। फैक्ट इश्यूज को जो है वो फैक्टम प्रोबेंडम भी बोला जाता है, जिसका मतलब है फैक्ट्स टू बी प्रूव्ड। फैक्ट्स टू बी प्रूव्ड। एक है रेलिवेंट फैक्ट्स, उसको बोलते हैं फैक्ट प्रोबोनस या फैक्टम प्रोबेंशिया, और वो होता है फैक्ट्स विच प्रूव्स। लेकिन द फैक्ट विच आर टू बी प्रूव्ड आर बेसिकली फैक्टिंग इश्यूज। इनको बेसिकली ये डिस्प्यूटेड फैक्ट्स होते हैं टचिंग सम राइट और लायबिलिटी, इसीलिए इनको डिस्प्यूटेड प्रिंसिपल और अल्टीमेट फैक्ट्स भी कहा जा सकता है। और इन ब्रॉडर सेंस क्रिमिनल केसेस में एक चार्ज को जितने भी फैक्ट कवर करेंगे उसको हम फैक्टिंग इशू करेंगे, और जो सिविल साइड है उसके उस साइड पे वो सारे फैक्ट्स जो इशू ऑफ फैक्ट्स जो है फ्रेम करें में को कवर करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम फैक्टिंग इशू जो है वो बोलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था किसका, फैक्टिंग इशू का। क्रक्स ये था कि हर वो फैक्ट जो किसी राइट और लायबिलिटी को टच कर रहा है उसको हम फैक्टिंग इशू कहेंगे। अब हम चलते हैं रेलिवेंट फैक्ट के ऊपर। किसके ऊपर? रेलिवेंट फैक्ट के ऊपर। जी, रेलिवेंट फैक्ट क्या है? वन फैक्ट is said to be relevant to another when the one is connected with the other in any of the ways referred to in the provision of this order relating to the relevancy of facts। मैं चाहूँगा फोकस कीजिएगा, जो चीज़ मैं बोलने लगा हूँ उसके ऊपर आप फोकस कीजिएगा, बजाय इसके कि जो टेक्स्ट लिखा है आप उसके ऊपर जो है अपनी इंटेंशन को जो है वो डाइवर्ट करें। जो मैं कहने लगा हूँ उसके ऊपर फोकस कीजिए। जब मैं कहता हूँ ना रेलिवेंट फैक्ट, तो इसका मतलब है आ फैक्ट विच इज रेलिवेंट टू दी फैक्टिंग इशू। डन। उसके बाद जो रेलिवेंट का मैं वर्ड बोल रहा हूं, बेसिकली डेट इम्प्लाइज अ रिलेशनशिप। वो एक रिलेशनशिप की वजाहत कर रहा है। कौन सा रिलेशनशिप? विच कन्विंसेस or tends to convince a judge as to existence or non-existence of a facting issue। जो एक जज को इस चीज के ऊपर कन्विंस करता है या करने की कोशिश करता है कि जो फैक्ट इन इशू है वो एग्जिस्ट करता है या वो एग्जिस्ट नहीं करता, दैट इज कॉल्ड रेलिवेंट फैक्ट। इन अदर वर्ड, फैक्ट इन इशू इज अ फैक्ट, relevant fact is a fact which has a logical connection with the fact in issue। मैं आगे चल के इसको एग्जाम्पल्स के साथ जो है वो इसको मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अब मैं आपके सामने इसकी एग्जाम्पल्स रखता हूँ। फर्ज कीजिए देयर इज अ मर्डर ट्रायल एंड ए इज अक्यूज्ड ऑफ किलिंग बी एंड देयर इज अ फैक्ट देयर इज अ फैक्ट, और वो फैक्ट क्या है कि इमीडिएटली बिफोर मर्डर अ हार्श टॉक टुक प्लेस बिटवीन द accused and the deceased। अब
अगर if this fact harsh talk is established, it will convince or it will tend to convince the judge as to the existence of fact in issue, and that is act of causing of death of B by A. So I can easily say that harsh talk is a relevant fact, because that has a logical connection with the fact in issue. It is, for example, another example वो क्या है, देखिए मैं कहता हूँ कि स्ट्रगलिंग मार्क्स ज़मीन के ऊपर उनका हाथापाई हुई जब उसका कत्ल किया जा रहा था, तो वो जो स्ट्रगल के मार्क्स हैं ज़मीन के ऊपर, ठीक है, if they are proved, again that fact, that struggling marks will convince or tends to convince the judge as to the existence of fact in issue, and that is causing of death, causing of death of B by A. So I can easily say that struggling marks of struggle on the spot are also is also a relevant fact. मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ. सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में एक एग्जीक्यूशन ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल इज अ डिस्प्यूटेड, दैट इज अ फैक्ट इन इशू. execution of that document is a fact in issue, and there is a fact, वो क्या, that the vendor जिसने बेची है he was in dire need of money, that is why he agreed to sell his property. So if it is proved that he was in dire need of money is proved, it will convince or tends to convince the judge as to existence of the fact in issue, and that is the execution of the agreement to sell. So I can say that the fact of being in dire need of money or by the vendor is a relevant fact, as it has a logical connection with the fact in issue. So there is another fact, and that is abscondence of the accused from the place of occurrence. If it is proved that he absconded from the spot immediately at the time of occurrence, so again it will convince or tends to convince the judge as to the existence of the fact in issue, that is act of causing of death. So I can say that the abscondence from the spot is also a relevant fact. लास्ट एग्जाम्पल आपके सामने रखने लगा हूँ. फर्ज कीजिए there is A is accused of killing of B, and it is the version of the A that at the time of occurrence he was abroad. He was plea of alibi. Now if it is proved that now उसका बाहर होना, ठीक है, if it is proved that he was abroad at that time, it will convince or tends to convince the judge as to non-existence of fact in issue, and that is act of causing of death by A. So I can easily say that that the fact of a plea of alibi, a fact of being at some other place, is a relevant fact. तो मैंने आपके सामने इतनी सारी एग्जांपल्स रखी हैं किसको एक्सप्लेन करने के लिए, रेलिवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए. और इससे अखज़ क्या किया जा रहा है, वो ये है, इंग्रेडिएंट ये है कि देयर मस्ट बी अ लॉजिकल रेलिवेंसी ऑफ दैट फैक्ट एंड द फैक्ट इन इशू. लेकिन क्या लॉजिकल रेलिवेंसी ही होना काफ़ी है एक फैक्ट को फैक्ट इन रेलिवेंट फैक्ट कहने के लिए? नो, there is another ingredient that must be exist, and that is that fact must also be legally relevant.
not only logical relevant but also legally relevant. What is meant by this? The meaning thereby, that fact must be declared as relevant under some provision of the Kanun Shahadat order. So only to be logically relevant is not sufficient. That fact, to be a relevant fact, must be legally relevant under some provision of the Kanun Shahadat order, under any of the provision, and that is Article 19 to Article 69. Basically, the whole logic of the facts has been codified under Article 19 to 69, and that is an exhaustive list that is codified. The discretion of a judge has been snatched, has been withheld by codifying the whole logic under those provisions. Why? क्यों जरूरत पड़ी कि वो जितनी भी रेलिवेंस उसको लॉजिक थी उसको कोडिफाइड कर दिया जाए, in order to achieve that objective, and that was to decide a controversy expeditiously, ताकि a judge must not be unnecessarily indulged in deciding the relevancy of some fact. तो इसीलिए वो सारी की सारी रेलिवेंसी जो है उसको क्या कर दिया गया है, एक जगह पे कोडिफाइड कर दिया गया है। इसलिए भी कोडिफाई किया गया है कि जो एविडेंस आए वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो किसके बारे में हो, या वो फैक्ट एंड इशू के बारे में हो या रेलिवेंट फैक्ट के बारे में हो। एक प्रोविजन ऐसी जो कि रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट से डील करती है। उसके बाद मैं रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट का कॉन्सेप्ट जो है उसको कंक्लूड करने जा रहा हूँ, और वो क्या है, वो है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 है आपके सामने, मैं पढ़ने लगा हूँ। एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू एंड ऑफ सच अदर फैक्ट एज आर हेरेनआफ्टर डिक्लेयर्ड टू बी रेलिवेंट एंड ऑफ नो अदर। अब इस आर्टिकल से देखिए, इसमें ये कह रहा है कि जो एविडेंस है वो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में आएगा, फैक्ट इन इशू के बारे में, और किसके बारे में आएगा, रेलिवेंट फैक्ट्स के बारे में आएगा। क्या मतलब इसका मतलब ये है, देखिए एक फैक्ट इन इशू है ही नहीं, एक एडमिटेड फैक्ट है, और पार्टी आके कहती है, एडमिटेड डॉक्यूमेंट है, पार्टी आके कहती है जी कि मैंने इस डॉक्यूमेंट को प्रूव करना है, मैंने सारे तलबीदा गुहान बुलाने हैं। क्या कोर्ट उसको परमिट करेगी? नॉट एट ऑल। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 18 ये कहता है कि एविडेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट एंड इशू या रेलिवेंट फैक्ट के बारे में आना है। तो जहां पे एक फैक्ट है ही एडमिटेड, वहां पे उसको फिर एविडेंस जो है वो एड्यूस करने की इजाजत जो है वो नहीं दी जाएगी, उसकी इजाजत जो है वो नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 18 को मैं एक दफा फिर एडमिजिबिलिटी की स्टेज के ऊपर पढ़ूंगा, लेकिन इस वक्त मैं आपके सामने जो है फर्स्ट फेज जो है उसको क्या करने जा रहा हूँ, कंक्लूड करने जा रहा हूँ। और रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट जो है वो फर्स्ट स्टेज जो है वो ये है कि जी जो एविडेंस है वो सिर्फ और सिर्फ किसका, फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट का ही दिया जा सकता है। और रेलिवेंट फैक्ट वो फैक्ट होते हैं जो लॉजिकली रिलेटेड टू फैक्ट एंड इशू होते हैं, और साथ में वो लॉजिक जो है वो कोडिफाइड होती है। कोई रेलिवेंट फैक्ट, किसी भी फैक्ट को रेलिवेंट फैक्ट नहीं कहा जा सकता अगर वो आर्टिकल 19 से लेके 69 के अंदर जो है वो फॉल नहीं करता। और इस कोडिफिकेशन की जो रीज़न है वो ये है, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव टू डिसाइड अ कंट्रोवर्सी एक्सपीडिशियसली। ठीक है, अच्छा, और फिर उसके बाद एक और चीज़ वो ये है कि जो रेलिवेंट फैक्ट्स हैं ये इनिशियल प्लीडिंग का हिस्सा नहीं होते, सिविल में प्लेंट का हिस्सा नहीं होते, और क्रिमिनल साइड में एफआईआर का हिस्सा नहीं होते। ये वो फैक्ट्स होते हैं जो क्रिमिनल साइड में ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन सामने आते हैं, जो एट ट्रायल जज साहब के सामने जो हैं वो रखे जाते हैं। तो इनकी स्टेज कौन सी है?
इनको के कब कोर्ट में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, एट ट्रायल स्टेज जो है इनको जो है वो करवाया। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, कुछ लोग समझते हैं कि रेलिवेंट फैक्ट जो है वो एविडेंस है फैक्ट इन इशू का, वो ठीक कहते हैं, लेकिन वो उस सूरत में है जब वो रेलिवेंट फैक्ट इंडिपेंडेंट एविडेंस के तहत प्रूव हो जाए, फिर उसको उसका एविडेंस कहा जाएगा। इसको मैं आगे लेके चलता हूं आपके सामने, अभी तक एविडेंस की जो है वो कोई बात नहीं हो रही, कोई बात नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा जी, एनी हाउ, अब वापस आइएगा, अब मैं आपके सामने क्या करने लगा हूं, कंक्लूड करने लगा हूं, रेलिवेंसी वाले चैप्टर को कंक्लूड करने लगा हूं। कैसे? एक फैक्ट इन इशू है, दैट इज एक्ट ऑफ काजिंग डेथ, ये एक है, ठीक है। ट्रायल स्टेज है। अच्छा, आर्टिकल 130 ऑफ QSO ये कहता है कि इट इज द फोरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द जज टू डिसाइड द रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी of evidence. However, the court can direct a party to assist the court on that point. पहले कोर्ट की जिम्मेदारी है कि कोर्ट उस रेलिवेंसी को खुद देखे कि क्या एक फैक्ट रेलिवेंट है या नहीं है, लेकिन कोर्ट एक पार्टी को भी कह सकती है कि आओ भी मुझे इस बात पे कन्विंस करो कि ये फैक्ट रेलिवेंट है या नहीं है। अब फर्ज करें एक ट्रायल है और उसमें एक फैक्ट इन इशू है, वो क्या है, एक्ट ऑफ काजिंग ऑफ डेथ। अब जज साहब क्या कहते हैं प्रोसिक्यूशन से, हाँ भी बताओ इस फैक्ट इन इशू के अलावा भी आपके पास कोई रेलिवेंट फैक्ट है, कोई रेलिवेंट फैक्ट है? वो कहते हैं हाँ जी है। तो उससे मुझसे पूछा बताओ क्या है, मैंने बड़ी मेहनत से ये बनाई है स्लाइड, देखिएगा। वो कहते हैं ये हमारे क्या हैं वो फैक्ट इन इशू हैं, डाइंग डिक्लेरेशन, रिकवरी, कन्फेशन, मोटिव, प्ली ऑफ एलिबाई, एब्सकॉन्डेंस, मार्क्स ऑफ स्ट्रगल एंड हार्श टॉक। फर्ज कर लें ये है। अच्छा ये है, तो फिर जज साहब अगला सवाल करते हैं, मैं क्यों मानूं कि ये रेलिवेंट फैक्ट है? आर्टिकल 19 से लेके 69 तक इनको रिलेट करो, फिर मैं इनको रेलिवेंट फैक्ट मानूंगा। तो फर्ज करें प्रोसिक्यूशन जज साहब को कन्विंस करती है, सर ये आर्टिकल है, डाइंग डिक्लेरेशन 46 के तहत, रिकवरी आर्टिकल 40 के तहत, कन्फेशन 37 के तहत, मोटिव 21 के तहत, और इस तरह से ये सारे आर्टिकल जो हैं, ये सारे फैक्ट जो हैं वो रेलिवेंट है। तो जज साहब कहते हैं गुड, मैं कन्विंस हूं कि ये जो है वो रेलिवेंट फैक्ट है, ठीक है। अब दोबारा वो आर्टिकल 18 क्या था? वो ये था कि जो एविडेंस आएगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में आएगा? फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के बारे में। प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट को कन्विंस कर लिया कि ये क्या है, ये रेलिवेंट फैक्ट्स हैं। तो अब अगला सवाल जज साहब का क्या होगा? लाओ एविडेंस। डियर रिस्पेक्टेड लॉयर्स, एस्पायरेंट्स, अब एक फेज से हम निकल रहे हैं और दूसरे फेज में हम एंटर हो रहे हैं। ये था रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट का फेज, ये मैंने बड़ी मेहनत से स्लाइड बनाई, और अब फेज शुरू होने लगा है एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस का, ठीक है। तो अब जज साहब कहेंगे ठीक है, लाओ एविडेंस, फैक्ट इन इशू के ऊपर भी लाओ, फैक्ट इन इशू के ऊपर भी लाओ, और किसके ऊपर लाओ? इन रेलिवेंट फैक्ट्स के ऊपर भी एविडेंस लाओ। अब एविडेंस के बारे में हमें पता है वो ओरल भी हो सकता है, वो डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है, ठीक है। आगे मैं आपको एग्जांपल्स के साथ ये क्लियर करता हूं कि ये मसलन एविडेंस इसकी क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं इस एविडेंस की, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो है वो एविडेंस के बारे में बताना चाहता हूं कि एविडेंस क्या चीज़ है। एविडेंस क्या चीज़ है? एविडेंस का जो लिटरल मीनिंग है वो ये है, टू प्रूव, टू असर्टन, टू शो समथिंग क्लियरली, टू असर्टन समथिंग क्लियरली, इट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द एविडेंस। देखिए, वैसे इन जनरल सेंस आम रूटीन में, लाइफ में हम बोलते हैं इट इज अ फैक्ट, यानी हम ट्रुथ की सेंस में बोलते हैं इट इज अ फैक्ट, लेकिन अंडर कानून शहादत ऑर्डर a fact might be true and might be false, might be true and might be false। और एक फैक्ट जो है उसकी डेस्टिनेशन क्या है कि दैट फैक्ट इज प्रूव्ड, क्या मतलब दैट फैक्ट इज ट्रू, और दैट फैक्ट इज नॉट प्रूव्ड, क्या मतलब डिसप्रूव्ड, इसका मतलब दैट फैक्ट इज false, and fact is not proved,
दैट इज नीदर प्रूव फॉल्स नीदर प्रूव ट्रू। ये उसकी एक जो है वो क्या है, वो डेस्टिनेशन है। सो एविडेंस क्या है? एविडेंस ये है कि इफ the destination of a fact or relevant fact is the proof of that fact, that is fact proved disproved, then the route through which that destination is achieved, that is called evidence। कि वो मैकेनिज्म, वो लीगल बॉडी, देखिए अब मैं इसकी डेफिनेशन बोलने लगा हूं। एविडेंस इज द कलेक्शन, इज द बॉडी ऑफ सर्टन फैक्ट which can be legally presented before the court through the medium of witnesses document certain objects is called evidence। मैं अब इसको आगे चल के एग्जांपल के साथ जो है वो इसको जो है वो क्लियर करता हूं। सो फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट को प्रूव करने के लिए जो फैक्ट्स आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको एविडेंस बोलेंगे। ले जब मैं आपके सामने जो है वो सर्टेन एग्जांपल्स रखता हूँ, फिर उसके बाद हम देख लेते हैं। फर्ज कर लें कि डाइंग डिक्लेरेशन ही है। कोर्ट को कन्विंस कर लिया कि जी ये एक फैक्ट इन रेलिवेंट फैक्ट है। अब कोर्ट कहता है चलो इसको प्रूव करो। ये चले सबसे पहले एक्ट ऑफ काजिंग ऑफ डेथ को देख लेते हैं। फैक्ट इन इशू है, इसके ऊपर एक शख्स आके ये कहता है कि आई सॉ द अक्रंस, और वो कोर्ट में आके क्या करता है, डिपोज करता है। तो वो जो टेस्टिमनी देगा, जो बयान देगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे एविडेंस। क्या बोलेंगे? एविडेंस। इसी तरह फर्ज कर लें कि डाइंग डिक्लेरेशन है, तो मजिस्ट्रेट साहब आके जो बात कहेंगे, उसके बाद वो जो उसकी अगर उन्होंने रिटर्न में लिखी है, वो उसकी स्टेटमेंट लिखी है, तो वो रिटर्न डिक्लेरेशन जो आएगी वो क्या कहलाएगी, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? इसी तरह रिकवरी के बारे में, रिकवरी को साबित करने के लिए वो रिकवरी मीमो जो तैयार किया गया मौके पे वो आएगा, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इसके अलावा जिसने वो रिकवरी मीमो तैयार किया है वो आएगा, वो ऑथर उसका जो है वो आएगा। वो कौन सा एविडेंस होगा? वो ऑरल एविडेंस होगा। इसके अलावा रिकवरी भी आएगी कोर्ट के अंदर, जो कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इसको कहते हैं रियल एविडेंस, के जो डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स कोर्ट के सामने पेश किए जाते हैं फॉर इंस्पेक्शन के लिए, तो उसको भी क्या बोलेंगे हम? एविडेंस। तो मैंने आपके सामने एविडेंस की जो है वो कुछ एग्जांपल्स आपके पास। अब आपको फर्क समझ आ रहा है? रेलिवेंस फैक्ट जो है वो एक स्टेज थी, और उसके बाद आगे जाके जो है वो किसकी बात शुरू हो रही है, वो एविडेंस की बात शुरू हो रही है। तो मैंने आपके सामने एविडेंस की जो है वो डेफिनेशन। अच्छा, एविडेंस की बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्री, ओरल, प्राइमरी, सेकेंडरी, रियल एंड पर्सनल। इसके अलावा हेयर से डायरेक्ट, सर्कमस्टेंशियल, इनडायरेक्ट, corroborative एविडेंस, व्हाटसोएवर, दीज आर द एग्जांपल ऑफ एविडेंस। लेकिन अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें एविडेंस की, तो उसमें तो सिर्फ दो हैं। वो कौन सी डेफिनेशन? ऑरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो इनको कैसे जस्टिफाई करें? ये जो इतनी सारी इसकी काइंड्स आ जाती हैं सामने, और भी बहुत सारी हैं, इसको मैं आपको बताऊं। देखिए, प्रीवियस लॉ था, उसमें एविडेंस की डेफिनेशन थी एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स, यानी वो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन थी। लेकिन कानून शहादत जो जब प्रोमलगेट हुआ है, तो वो मीन्स एंड का वर्ड निकाल दिया गया और सिर्फ इंक्लूड्स का वर्ड लिखा गया, यानी एविडेंस की डेफिनेशन को ओपन कर दिया गया। तो अब हम जितनी भी काइंड्स एविडेंस की बोलेंगे वो इसके अंदर क्या हो जाएंगी, वो इसके अंदर कवर हो जाएंगी। तो होप कि आपको इस बात की जो है वो समझ आ गई है। ठीक है, मेन काइंड जो है वो एविडेंस की, वो ऑरल है, डॉक्यूमेंट्री है, और रियल एविडेंस है। और रियल एविडेंस जो है वो, और रियल एविडेंस क्या है? इट इज द प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट अदर देन अ डॉक्यूमेंट फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, फॉर एग्जांपल वेपन ऑफ ऑफेंस, स्टोलन प्रॉपर्टी। ये इसकी क्या है, वो एग्जांपल है। ठीक है, लो जी, अब अगला कंसेप्ट आ जाए, और वो है एडमिसिबिलिटी। कौन सा है? पहले मैंने एविडेंस के बारे में आपको थोड़ा सा बताया है, अब मैं आपको थोड़ा सा एडमिसिबिलिटी के बारे में बताऊंगा। और अब इंशाल्लाह मेरी प्रेजेंटेशन जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ जो है वो रवां दवा है। मेरी कोशिश होगी मैं जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करूं। सीनियर लॉयर्स, रिस्पेक्टेड लॉयर्स, एस्पायरेंट्स, एडमिसिबिलिटी क्या है?
एडमिजिबिलिटी कोई लीगल टर्म नहीं है, इट मस्ट बी टेकन एज इट इज इन डिक्शनरी मीनिंग। जो इंग्लिश का मतलब है कि एडमिजिबिलिटी इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड एडमिट। एडमिट मीन टू accept, to accept something. Admissibility of evidence mean the act of, the admissibility of evidence means the act of receiving or rejecting evidence, receiving or accepting or rejecting some evidence, that is called admissibility of evidence. Is accepted, that is admissible evidence, and if rejected, it is an inadmissible evidence. It is the literal meaning of the admissibility के admissible to accept and inadmissible to reject. अच्छा, so what is legal definition of admissibility of evidence? It all about the quality and mechanism of production of evidence. क्या मतलब, मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करता हूं। क्या इतना साबित कर देना कोर्ट के सामने, सिर्फ इतनी बात एस्टेब्लिश कर देना कि ये जो एक फैक्ट है, ये फैक्ट इन इशू है या ये रेलिवेंट फैक्ट है, क्या सफिशिएंट है? नो। क्या ये साबित कर देना कि जी हम एविडेंस ले आए हैं तो उसके बाद उसकी बुनियाद पे फैसला कर देना काफी है? नो। तो फिर क्या चीज रिक्वायर्ड है? दैट इज that evidence must be of standard as described in Kanun Shahadat order. The proposed evidence must not be contradictory to any provision of the Kanun Shahadat order. If that evidence is in line with the provision of the Kanun Shahadat order, that is called admissible evidence. And admissible evidence mean कि अब जज साहब उस एविडेंस को एप्रिसिएशन यानी फाइनल स्टेज के ऊपर कंसीडर कर सकते हैं फैसला करने के लिए। एंड इनएडमिसिबल एविडेंस मीन दैट एविडेंस इज कंट्राडिक्टरी टू सम प्रोविजन ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर, सो जज will not consider that evidence at the time of final stage for the decision of the case. सबसे पहले जज साहब उसकी इजाजत ही नहीं देंगे उस एडमिसिबल एविडेंस को पेश करने की, लेकिन अगर वो आ भी गया है तो कोर्ट एप्रिसिएशन स्टेज के ऊपर उस एविडेंस को इग्नोर करेगी, उस एविडेंस को क्या करेगी? इग्नोर करेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये एडमिसिबिलिटी क्या है। देखिए, मैं आप बातें, ये हम रोज बीइंग लॉयर, हम ये बातें जब भी कानून शहादत ऑर्डर की ट्रायल में यही बातें होती हैं। क्या है कि एक विटनेस है, उसको ऑन ओथ डिपोज करना होगा, ठीक है। फर्ज करें वो ऑन ओथ नहीं करेगा, ऑन ओथ डिपोज नहीं करता तो उसका एविडेंस क्या बन जाएगा? इनएडमिसिबल हो जाएगा। उसके बाद ऑन ओथ डिपोज करेगा, दूसरा काउंसिल उसके ऊपर क्या करेगा? क्रॉस करेगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट है डिस्प्यूटेड है तो वो अपने बयानों में एग्जिबिट करवाएगा, दूसरा काउंसिल उसके ऊपर क्या करेगा? उसके ऊपर क्रॉस करेगा। इसी तरह अगर कोई डॉक्यूमेंट आना है वो इन ओरिजिनल आना है या वो सर्टिफाइड आना है, सर्टिफाइड कॉपी आनी है। फर्ज करें अगर फोटो कॉपी आ गई है तो that will be contradictory to some provision of the कानून शहादत order, so we will say कि that is an inadmissible evidence. So मैं अपनी इस स्पीच को कंक्लूड करता हूँ, वो ये है कि एडमिसिबिलिटी इज नॉट समथिंग स्पेशल, इट्स ऑल अबाउट कि जो एविडेंस आया है वो कानून शहादत ऑर्डर की किसी भी प्रोविजन के साथ कंट्राडिक्टरी जो है वो नहीं होना चाहिए। फर्ज करें एक कन्फेशनल स्टेटमेंट है, दैट स्टेटमेंट इफ मेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट, ठीक है, then evidence is admissible evidence there. But if that evidence is that confession statement is recorded under the custody of the police, court will not allow evidence to prove that fact because that fact is irrelevant fact, that is not relevant fact, so court will not allow evidence will be inadmissible. Even if allowed, that evidence will called inadmissible and court will not consider that evidence for appreciation at final stage. So hope कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई। अब मैं वापस चलता हूँ प्रेजेंटेशन की तरफ। एडमिसिबिलिटी, अच्छा जी, देखिए सबसे बड़ा रूल ऑफ एडमिसिबिलिटी आर्टिकल 18 ही है।
पहले तो मैंने फैक्ट, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के हवाले से उसको पढ़ा था, अब मैं उसको किसके हवाले से पढ़ने लगा हूं, एडमिसिबिलिटी के हवाले से पढ़ने लगा हूं। एविडेंस मे बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ एविडेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू एंड ऑफ सच अदर फैक्ट्स आर हियर इन आफ्टर डिक्लेयर टू बी रेलिवेंट एंड ऑफ नो अदर। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखने लगा हूं। हुआ ये कि नारकोटिक्स का केस था, ठीक है, और फैक्ट इन इशू था, वो था सेलिंग एंड परचेजिंग, सेलिंग नारकोटिक्स, ठीक है। उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन ने एक फैक्ट जो है वो रेलिवेंट फैक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया, और वो था दैट वाज द बैड करेक्टर ऑफ द अक्यूज, ठीक है। कोर्ट ने उसको रेलिवेंट फैक्ट मानते हुए एविडेंस पेश करने की इजाजत दे दी। एविडेंस आ गया, उसके बाद उस अमंग अदर ग्राउंड्स उस रेलिवेंट फैक्ट की बुनियाद पे उसको सजा भी होगी। केस ऊपर गया, हाई कोर्ट ने वो कन्विक्शन सेट असाइड कर दी, और पता क्या कहा, ये कहा कि एज पर आर्टिकल 18 एविडेंस सिर्फ और सिर्फ फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट का आ सकता था, ठीक है। तो अंडर आर्टिकल 67 एंड 68 बैड करेक्टर in relevant cases in criminal cases is not relevant unless good character is evidence of good character is given. As accused has not given evidence of his good character, so bad character in that case was irrelevant. चूंकि वो इररेलेवेंट था, लिहाजा उसके ऊपर जज साहब को एविडेंस की इजाजत ही नहीं देनी चाहिए थी। अगर दे दी थी, दैट वाज एन इनएडमिसिबल एविडेंस, उसके ऊपर जो है वो कन्विक्शन नहीं हो सकती थी। होप के मैंने आपको जो है वो क्लियर करने की कोशिश की है। सबसे बड़ा रूल ऑफ एडमिसिबिलिटी जो है वो आर्टिकल 18 है, जो ये कहता है कि एविडेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के बारे में आना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं आपको और चीज़, फर्ज करें डाइंग डिक्लेरेशन है, इसके ऊपर सबसे पहले देख लेते हैं जी। अगर एविडेंस देखें तो वो क्या है, एक पर्सन स्टेटमेंट द पर्सन टू होम इट इज़ मेड। अगर मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड की है, डॉक्टर ने की है, या प्राइवेट पर्सन ने की है, तो वो क्या करे, वो कोर्ट में आके क्या करे, डिपोज करे, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑरल एविडेंस बोलेंगे। फिर जिस बंदे की मौजूदगी में है वो आके डिस्पोज करे, उसको क्या बोलेंगे, वो भी ओरल एविडेंस है। फिर अगर वो इन राइटिंग है तो वो इन राइटिंग वो डेक्लेरेशन आए रिकॉर्ड के ऊपर, ठीक है, उसको कौन सा डॉक्यूमेंट बोलेंगे, उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बताएंगे। इसी तरह मेडिकल रिपोर्ट जो है एज टू फिजिकल कैपेसिटी ऑफ द डेड पर्सन टू मेक स्टेटमेंट, वो भी क्या होगा, वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा। ये तो हो गया एविडेंस। इसकी एडमिसिबिलिटी क्या होगी, वो ये होगी कि मजिस्ट्रेट साहब ऑन ओथ डिपोज करें, एग्जामिनेशन इन चीफ रिकॉर्ड करवाएं, उसके बाद उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद वो जो उसकी रिटर्न डाइंग डिक्लेरेशन है वो उसको अपने बयानों में डिपोज करे और इन ओरिजिनल पेश करे, और दूसरा कौंसल उसके ऊपर क्या करे, जरा करे। अगर ये सारी कंडीशंस पूरी कर दी गई तो उसको क्या कहेंगे, दैट इज एडमिसिबल एविडेंस। और एडमिसिबल एविडेंस का मतलब ये है कि अब जज साहब उसको अपने फैसले के लिए क्या कर सकते हैं, एट फाइनल स्टेज कंसीडर कर सकते हैं। और अगर कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हुई, यानी कानून शहादत ऑर्डर की किसी भी प्रोविजन से कंट्राडिक्टरी हो गया, तो हम उसको क्या कहेंगे, दैट एविडेंस इज एन इनएडमिसिबल एविडेंस। ये मैंने आपके सामने जो है वो एक एग्जांपल रखी है, ठीक है। अच्छा, एक चीज, एडमिसिबिलिटी जो है, ठीक है, वो किसने डिसाइड करनी है, वो फोरमोस्ट ड्यूटी किसकी है, जज की, ठीक है, कि वो उसकी एडमिसिबिलिटी को डिसाइड करे। लेकिन आर्टिकल 131 कहता है कि कोर्ट जो है वो पार्टी को भी कह सकती है कि मुझे इस चीज़ पे कन्विंस करो, इसकी एडमिसिबिलिटी के बारे में असिस्ट करो, ठीक है। और एडमिसिबिलिटी कब डिसाइड होगी, एडमिसिबिलिटी कब डिसाइड की जाएगी, गौर कीजिए। ऑब्जेक्ट एंड पर्पस क्या था कानून शहादत ऑर्डर का, टू डिसाइड अ कंट्रोवर्सी एक्सपीडिशियसली, मीनिंग देयर बाय के जनरल रूल ये है कि रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी शुड बी डिसाइडेड देन एंड देयर बिफोर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, उसको जो है वो डिसाइड हो जाना चाहिए। लेकिन एक्सेप्शंस ये हैं, आर्टिकल 131 कहता है कि सम टाइम कोर्ट जो है वो उस एडमिसिबिलिटी के क्वेश्चन को डेफर भी कर सकता है, जब वो क्वेश्चन
डिपेंड्स अपॉन द प्रूफ ऑफ सम अदर फैक्ट, यानी एक्सेप्शन सर्कमस्टांसिस में एडमिसिबिलिटी का क्वेश्चन जो है वो डेफर भी किया जा सकता है। जैसे हम लिखते हैं कि इस ऑब्जेक्शन का इस एतराज़ का फैसला बवक्ते फैसला आखिर किया जाएगा, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। लेकिन जो जनरल रूल है वो ये है कि उसको देन एंड देयर जो है कोर्ट ने एडमिसिबिलिटी को जो है वो डिसाइड करना है, ठीक है। और अब ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि पहले रेलिवेंसी डिसाइड होगी और उसके बाद क्या डिसाइड होगा, उसके बाद जो है वो एडमिसिबिलिटी जो है वो डिसाइड होगी, ठीक है। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके साथ जो है एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब सिर्फ रह गया है अप्रिसिएशन। अब मैंने आपको थोड़ा सा जो है वो अप्रिसिएशन के बारे में बताना है और उसके बाद मेरी जो प्रेजेंटेशन जो है वो एंड है। होप कि मैं समझता हूँ कि आपको जो है वो उसकी जो है वो मुकम्मल तौर पे समझ आ गई है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट की, और दूसरी स्टेज जो थी वो एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस की। अब फाइनल स्टेज है वो क्या है जी, एप्रिसिएशन। रिस्पेक्टेड लॉयर्स एस्पिरेंट्स, अब एप्रिसिएशन क्या है? बेसिकली इट इज़ एवैल्यूएशन ऑफ द एविडेंस। अब ये क्या है? ये बेसिकली इट इज़ एन आर्ट, इट इज़ एन आर्ट एंड इट इज़ द जुडिशियल विजडम कि कोर्ट उस एविडेंस को किस तरह से जो है वो अप्रिशिएट करते हुए अपना जो डिसीजन है उसको क्या करती है, जो जारी करती है। देयर इज हार्डली एनी प्रोविजन इन दी कानून शहादत ऑर्डर डिक्टेटिंग ऑर्डरिंग अ जज टू डिसाइड अ केस इन अ स्पेसिफिक वे because it is totally the judicial discretion of the judge how he decide the case. So appreciation is basically, it's all about एक्सपीरियंस, ह्यूमन एक्सपीरियंस के जज उसको जो है वो किस तरह से है उसको जो है वो डिसाइड करता है केस को। अच्छा, अब एप्रिसिएशन जो है उसके बारे में जो फैक्ट प्रूव नॉट प्रूव्ड डिसप्रूव जो है उस वहाँ से ही जो है वो प्रिंसिपल डिराइव किए गए हैं। वो क्या है? सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, वो ये है कि इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू प्रूव अ फैक्ट मैथमेटिकली। किसी भी केस को मैथमेटिकली साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो क्या है, विच क्रिएट्स which convinces a prudent man na, as to existence or non existence of some fact or fact in issue, ठीक है। तो that is called fact proved। अगर वो प्रूडेंट मैन को एज टू एग्जिस्टेंस कन्विंस कर रहा है तो हम कहेंगे फैक्ट प्रूव्ड है, और अगर वो एक प्रूडेंट मैन एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सम फैक्ट कन्विंस कर रहा है तो हम कहेंगे फैक्ट जो है वो नॉट प्रूव्ड है। अच्छा, तो मैंने कहा कि मैथमेटिकली प्रूव नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए सर्टन प्रिंसिपल्स हैं। सिविल साइड पे है प्रीपोंडरेंस का प्रिंसिपल, और जो क्रिमिनल साइड है उसमें है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट और प्रीपोंडरेंस में क्या फ़र्क है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट में हाई इंटेंसिटी, हाई डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन रिक्वायर्ड है, लेकिन प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी में लेस एज कंपेयर टू बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है प्रीपोंडरेंस में जो है वो रिक्वायर्ड है। बियॉन्ड रीजनेबल जो डाउट जो है वो क्रिमिनल में प्रिंसिपल अप्लाई करेगा, ठीक है। लेकिन वो दैट डज नॉट मीन के दैट इज मेंट बाय मैथ टू प्रूव द मैथमेटिकल, ठीक है। और प्रीपोंडरेंस सिविल केसेस में प्रीपोंडरेंस क्या है? प्रीपोंडरेंस ये है कि भाई दोनों का एविडेंस जो है ना, तराजू को एक पल्ले में उसका एविडेंस रखो, दूसरे में उसका रखो, और जिसका झुक जाए, स्केल झुक जाए जिस साइड से, उसकी फेवर में डिसीजन कर दो। टू पुट द एविडेंस ऑफ बोथ पार्टी इन जक्स्टा पोजिशन एंड मेक द डिसीजन इन द फेवर ऑफ दैट पार्टी इन हुज फेवर दैट एविडेंस वेट्स। तो ये प्रिंसिपल्स हैं, इसके बारे में प्रेसिडेंट्स हैं, ठीक है। तो ये रूल्स ऑफ एप्रिसिएशन है। इंशाल्लाह अगर हमने कानून शहादत ऑर्डर को आगे कंटिन्यू किया तो इनको डिटेल में भी हम लोग जो हैं वो करेंगे। अब एक आखिरी मज़े की बात मैं आपको बता के तो मैं इस अपने प्रेजेंटेशन को एंड करता हूं, और वो क्या है? वो ये है कि एप्रिसिएशन स्टेज पे किस चीज़ को अप्रिशिएट किया जाएगा। देखिए, एक आर्टिकल 161 है, उसका फर्स्ट प्रोवाइजो वो कहता है प्रोवाइडेड दैट द जजमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन फैक्ट डिक्लेयर्ड बाय दिस ऑर्डर टू बी रेलिवेंट एंड ड्यूली प्रूव्ड, के
जज का जो फैसला आएगा वो सिर्फ फैक्ट्स प्रूव्ड की बुनियाद पे आएगा। अब फैक्ट प्रूव्ड की जो डेफिनेशन है वो क्या है? A fact is said to be proved when, after considering a matter before it, the court either believes to exist or considered its existence so probable that the prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it exists. Prudent man mean, यहाँ prudent man mean judge, क्योंकि माइंड उसने अप्लाई करना है। एंड हु इज जज? जज इज द स्पोकमैन ऑफ अ लेमैन। ठीक है, एनी हाउ अब आप ये देखिए, तो यहाँ पे ये देखिए, अ फैक्ट इज सेड टू बी व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट। यहाँ पे वर्ड एविडेंस नहीं है, यहाँ पे एविडेंस होना चाहिए था। आफ्टर कंसीडरिंग द एविडेंस नहीं, आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट। सो व्हाट इज मेंट बाय मैटर? मैटर इज वाइडर टर्म दैट एविडेंस। Matter obviously include evidence. It also includes presumption. It's also include facts admitted need not to be proved. It's also include the judicial notice. So that is why I was reading article 18 again and again कि evidence अगर presumption के बारे में दिया जा रहा है, fact admitted के बारे में, judicial notice के बारे में दिया जा रहा है, तो article 18 के तहत कोर्ट कह सकता है कि that is inadmissible evidence। क्यों? क्योंकि evidence सिर्फ fact in issue और relevant fact का आना है। और जब कोर्ट केस का फैसला करेगी तो कोर्ट सिर्फ एविडेंस को ही नहीं देखेगी, बल्कि वो प्रिजम्पशन, फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड और जुडिशियल नोटिस वगैरह को भी अपने सामने रखेगी। जज़ाकल्लाह। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा कि मैं आपके लिए कुछ और भी करूं। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।